हिंदुस्तान हमारा नंबर 1 है रोड एक्सीडेंट में डेथ के मामले में। वैसे चाइना सबसे ज्यादा है जिसमें कि रोड एक्सीडेंट होता है, पर डेथ हमारे यहाँ ज्यादा होती है। रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो हमारे देश का जीडीपी का भी नुकसान है। 3% से अधिक हमारे जीडीपी का नुकसान होता है प्रति वर्ष। हमारे यहाँ पर जो उम्र के लोग सबसे ज्यादा मर रहे हैं या डेथ पर हो रहा है रोड एक्सीडेंट पर, लगभग 25% के वो युवा वर्ग है जिनकी आयु 25 से 35 वर्ष की है। लिटरली मैं हर हफ्ते एक दिन को पकड़ के, मेरे पास वीडियो है, उठक बैठक करवाया मैंने विश्व में लगभग 35 से 40 देशों का भ्रमण किया है और वहां का रोड डिसिप्लिन को जब मैं देखता हूं तो मुझे बड़ा खराब लगता है कि हमारे देश में ये क्यों नहीं है कि 2022 में जिनके पास लाइसेंस था उनका रोड एक्सीडेंट में डेथ 84% का रहा। साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मौत हो या फिर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो, मीडिया में ये सब बातें बहुत उछली और हालिया पुणे में हुए वेदांत अग्रवाल के सड़क दुर्घटना के मामले को भी मीडिया में काफी दिखाया जा रहा है। सवाल ये है कि जो हाई प्रोफाइल मामले हैं वो तो लोगों की नजरों में आ जाते हैं, हमें मीडिया में जानने को मिल जाता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनमें हमें जानकारी तक नहीं मिलती है। इंडिया जो है, हमारा देश भारत जो है, वो विश्व की सेकेंड लार्जेस्ट रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इंडिया, यही भारत हमारा, दुनिया में प्रथम है किसमें? रोड एक्सीडेंटल डेथ्स में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया संवाद और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो रोड सेफ्टी को लेकर पिछले कई सालों से लगातार काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ एक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत हैं। हमारे साथ है संदीप धुप्पड़ जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि संदीप धुप्पड़ जी पिछले 11 साल से सुरक्षित भवा फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और इसके साथ ही इनका एक इनिशिएशन है जो पब्लिक को भी अच्छा लगता है और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है और वो है ट्रैफिक रेडियो का। तो सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम रोड ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम के बारे में, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के बारे में, इन सब के बारे में बात करेंगे, पर पहले आपका जो ये यूनिक कॉन्सेप्ट है ट्रैफिक रेडियो, क्या है ये हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश भाई। आज मुझे अवसर मिला है आपके साथ में इस चीज का साझा करने का कि हमारी एक संस्था है सुरक्षित भवा फाउंडेशन जो रोड सेफ्टी पर मुख्य काम करती है। हमारी संस्था एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, नाउ इंडिया विल नॉट डाई ऑन द रोड। तो इस मुहिम को हमने शुरुआत 2013 से की थी और इसको एक यूनिक कॉन्सेप्ट पे हमने लॉन्च किया जिसे हम लोग ट्रैफिक रेडियो कहते हैं। ट्रैफिक रेडियो चौक चौराहों पर स्पीकर्स लग जाते हैं और उन्हें उस पर रोज सुबह वंदे मातरम से चालू किया जाता है और रोज रात को समापन होता है जय हिंद की धुन से। जैसा एक रेडियो आप लोग सुनते हैं बस उसी तरह रहता है और बीच में जो रोड पर रोड यूजर्स होते हैं, जब रेड लाइट पे 3 साइड के लोग खड़े रहते हैं तो उनके कानों में वो हमारे मीठे मीठे जिंगल्स जाते हैं। उन जिंगल्स पे हमारे ट्रैफिक से संबंधित मैसेजेस रहते हैं कि हमको हेलमेट क्यों पहनना चाहिए, हमें सीट बेल्ट क्यों लगाना चाहिए, 3 सवारी क्यों नहीं चलना चाहिए या ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे हमारे 20-25 सेकंड्स के मैसेजेस रहते हैं जो हम लोग डेली रोजाना 10 शहरों से ऑन एयर रहते हैं। तो इसमें होता यह है कि जो वेटिंग टाइम रहता है रोड यूजर का, वो उसमें कोई एक अच्छा मैसेज वो सुन पाता है और इतना ही नहीं बल्कि उसको एक समय जो उसका कट जाता है उसमें इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स भी बजते हैं और हम लोग अपने वोकल्स नहीं चलाते हैं। इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग जो देशभक्ति के या पेट्रोटिक सॉन्ग्स हो या 80s या 90s के पुराने गाने जिसमें एक आदमी उसको सुनते ही वो उसके धुन में चले जाता है और लिपसिंग उसकी चालू हो जाती है। तो उस पीरियड में हमारा 30 सेकंड्स का मैसेज और 30 सेकंड्स का इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग के साथ हम ये पूरी सीरीज रोज का नया ट्रैक बनाकर हम लोग ऑफलाइन मोड से 10 शहरों से ऑन एयर है, जिसे हम लोग ट्रैफिक रेडियो का नाम दिया। विश्व में हम इकलौते हैं जो पिछले 10 वर्षों से इस काम को कर रहे हैं, जिसका कॉपीराइट भी है, ISO भी हमारे पास है। ना केवल इतना, हमारी संस्था को ATG 12 और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हमने कुछ बनाए हुए हैं। तो इस सिलसिले को हम लगातार जारी रखे हुए हैं। इसके साथ साथ में रूट लेवल पर काम करने के लिए स्कूल, कॉलेजेस और कई इंस्टीट्यूट्स पर हम जाकर ट्रैफिक डिसिप्लिन की क्लासेस भी लेते हैं। तो ये हमारा एक मुहिम पिछले 10 वर्षों से लगातार चलता आ रहा है और अभी 11वें वर्ष में हम लोग प्रवेश किए। सर ने जैसे भी वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात की तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि सर के नाम पे 100 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं।
सर कितने टोटल 100? जी हाँ, हमें 1, 2, 5, 7 या 25, 50 नहीं है, अब तक हमने 100+ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अचीव कर ली है, जिसमें गिनीज बुक ऑफ में भी हमारा नाम है। 108 वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ आज हमारी संस्था इस काम को लगातार करती जा रही है। सर रोड एक्सीडेंट्स की बात करें इंडिया में, जैसे आपने लगातार इतने सालों से काम कर रहे हैं, आपने डेटा कंपाइलेशन भी किया हुआ है, तो इंडिया वर्ल्ड में टॉप है रोड एक्सीडेंटल डेथ्स में। इसका मेन कारण क्या लगता है आपको कि क्या है ये, इस चीज की वजह? जी हाँ, बहुत सही बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारा नंबर 1 है रोड एक्सीडेंट में, डेथ के मामले में। वैसे चाइना सबसे ज्यादा है जिसमें कि रोड एक्सीडेंट होता है, पर डेथ हमारे यहाँ ज्यादा होती है, तो हम विश्व में पहले स्थान पर अंकित हुए रखे हैं। काफी लंबे समय से ये चीज चल रहा है, और इसका मेजर कारण जो है वो हमारे यहाँ की स्पीड है। जो यूथ होता है वो, उसको थ्रिल बड़ा पसंद है, तो उसको वो स्पीडिंग पे वो कंट्रोल नहीं कर पाता, अनियंत्रित हो जाता है। अगर नियंत्रित होकर वाहन अपने चलाएं तो रोड में जो एक्सीडेंट होगा उसके बाद उसकी डेथ नहीं होगी, कम से कम हाथ पैर टूटेगा तो महीने 2 महीने में उसका इलाज हो जाता है, और वो जीवित वापस घर परिवार के साथ जुड़कर अपने दिनचर्या को चालू कर सकता है। पर अगर रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो हमारे देश का जीडीपी का भी नुकसान है। 3% से अधिक हमारे जीडीपी का नुकसान होता है प्रति वर्ष, और इसका मेजर रीजन, वैसे तो एक्सीडेंट्स के बहुत सारे रीजंस होते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव, 3 सवारी या हेलमेट नहीं पहनना, या रॉन्ग साइड चलना, रेड लाइट जंप करना, इस तरह के बहुत सारे चीजें जो रोड यूजर में पाई जाती है। उसमें सबसे ज्यादा अगर मेजर रीजन है डेथ का तो वो है स्पीड। मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी उन सब लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आप स्पीड में कंट्रोल कर लें तो हम शायद उस पोजीशन पे जो आज विश्व में हमारा नाम जा रहा है, जो सही स्थान नहीं है, उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे। सर जैसे मैं लास्ट टाइम आपसे बात कर रहा था ऑफिस में आपके, तो आया था कि रोड एक्सीडेंट के 3 मेन कारण होते हैं। एक ह्यूमन एरर हो गया, मतलब हमारी गलती होती है। दूसरा रोड कंडीशंस, और जो मतलब उसकी एनवायरनमेंट है वो हो गया। तीसरा जो है वेहिकुलर कंडीशन जो बोलते हैं। तो 3 चीजों पे क्या ये कितना इम्पैक्ट जनरेट कर रहा है? इसमें सबसे ज्यादा डेथ्स किस वजह से होती हैं? मैं फिर से रिपीट करूंगा कि हमारे यहाँ पर जो उम्र के लोग सबसे ज्यादा मर रहे हैं या डेथ पर हो रहा है रोड एक्सीडेंट पर, लगभग 25% के वो युवा वर्ग हैं जिनकी आयु 25 से 35 वर्ष की है। और पुनः मैं इस बात को रिपीट करूंगा कि रोड एक्सीडेंट में स्पीड 74.5% रीजन बना है रोड एक्सीडेंट में डेथ होने का। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के आंकड़े हैं, जो 2022 के आंकड़े मैं आज आपके साथ शेयर कर पा रहा हूं। तो स्पीडिंग सबसे मेजर है, और यूथ हमारे यहाँ का, देश का जो युवा वर्ग है, जो 25 से 35 वर्ग का है, जो कमाऊ व्यक्ति रहता है, सड़क पे वही आता है जो कमाता है या परिवार को चलाता है। अगर उसकी डेथ हो जाए तो देश का नुकसान जरूर है। जैसे मीडिया में भी चल रहा है काफी, वेदांत अग्रवाल, पुणे में वेदांत अग्रवाल का मामला, उसमें भी देखा जाए कि अंडर एज्ड हैं, ऊपर से ड्रिंक एंड ड्राइव का भी मामला, ऐसा मीडिया के थ्रू, हमें जो सोर्सेज के थ्रू पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जनरेट कर रहा है भी, लोगों में अवेयरनेस की कमी है, या पेरेंट्स इतने अभी स्ट्रिक्ट नहीं हुए हैं कि नहीं अब 18 के पहले आप कार चलाओ, ये सब करो, तो उससे 2 लोगों की जान भी गई उसमें। अगर आप मार्क करें तो फिर से वही बात आ रही है, स्पीड। वो युवा वर्ग ड्रिंक एंड ड्राइव के साथ स्पीड पे था, इसीलिए डेथ हुई। अगर उसकी स्पीड कम रहती तो शायद डेथ नहीं होती। मैं तो अभी मान के चलिए डेली कम से कम 4 से 5 वीडियोस ऐसे देख रहा हूँ। 4 से 5 वीडियोस मेरे पास आ रहे हैं ऐसे, जिसमें कार वाला ठोक रहा है, और वो इंडिया के ही, ऐसे नहीं कि बाहर गया, फॉरेन के तो छोड़ दीजिए, इंडिया के। फॉरेन में तो मारपीट के ज्यादा मामले देखने को मिलते हैं कि वो आपस में 2 लोग देखो, उसकी गाड़ी अच्छी थी तो वो बच गया, पोर्श, वो गाड़ी उसकी अच्छी थी तो वो सेफ हो गया, पर उसने जिसको मारा वो खत्म हो गया। स्पीड अगेन थी। चौंकाने वाली बात है कि तुरंत बेल भी दे दी उनको। हाँ, अब वो हो गया, फिर अब वापस अंदर हो गया, उसको सुधार गृह में भेज दिए हैं आज ही। तो नहीं, उसमें तो बहुत सारी चीजें उछली ना। पहले ये हुआ कि निबंध लिखो और ये करो, निबंध लिखो और आप कम्युनिटी सर्विस करो। हाँ। फिर ये निकला नहीं, वो करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा है कि अगर ये बात सामने आई है कि उनको कम्युनिटी सर्विस करना चाहिए, 15 दिन की सेवाएं दो, उसको निबंध लिखाओ, उसको प्रैक्टिस कराओ, उसको सुधार गृह में यही सब होना है। नहीं, ये चीजें तब अच्छी होती जब 2 लोगों की डेथ नहीं होती, मेरे हिसाब से।
आप इतने लापरवाह या इतने मैं तो बोलता हूँ हर एक्सीडेंट के केस में ये करना चाहिए, या तो जो भी व्यक्ति सड़क इस्तेमाल करने का तरीका नहीं मालूम उसको वहीं पकड़ो और वहीं उससे सर्विस लो। बिल्कुल, मैं भी वही एग्री करता हूँ, ये नियम तोड़ रहा है ना, तो कम्युनिटी सर्विस करो। हाँ, कम्युनिटी सर्विस। चल बेटा बैठ, बुला अपने फादर को। मैं तो कितने लोगों को पकड़ता हूँ, लिटरली मैं हर हफ्ते एक जन को पकड़ के, मेरे पास वीडियो है, उठक बैठक करवाया मैंने, वो स्पीड बाइकर्स को सा करके मेरे सामने निकलते हैं। अब मेरे को मालूम है कहां तक जाएगा। मैं रोड पे पकड़ता हूँ वंदना ऑटो के आसपास, ये जी रोड जो है, और वो सर्विस सेंटर ही जाता है। तो यहाँ पर 3 सर्विस सेंटर है, मैं वहां जाता हूँ, उनके पीछे भी देखता हूँ तो गाड़ी खड़ी है, बस वहीं इसको पकड़ता हूँ, वहीं इसकी फोटो लेता हूँ, भेजता हूँ मुख्यालय, चालान भेज इसके। उनके लिटरली एक फोटो और उसके साथ वर्जन के साथ उठक बैठक करा के कि बेटा तू गलत तो करा है, आइंदा नहीं करूंगा सर, तो कर उठक बैठक कर 10। तो मैं तो अपना जो कर सकता हूँ करता हूँ, फोटो खींच के मुख्यालय भेज दिया, अब इसको एक्शन लो, भेजो चालान। कई बार पकड़ के बोलता हूँ कि अपने घर वालों से बात करो, कोई चाचा से कराता है, कोई मम्मी से कराता है, कोई भाई कराता है। और वो बच्चों के मदर फादर जब बात करते हैं तो बोलते आन दो, इसको घर पे बताते हैं। जबरदस्ती जिद करके हमसे लिया, हम तो मना कर रहे थे गाड़ी लेने के लिए, हम तो गियर वाली गाड़ी दे ही नहीं रहे थे, तो अभी तो इसकी उम्र भी नहीं है, पर दोस्तों को देख देख कर नहीं, एक चीज बहुत वो हो गया है कि आजकल बच्चे जो है ना, उनको चाहिए मतलब चाहिए वाला हो जाता है। जिद, पेरेंट्स ना मजबूर हो चुके हैं। हमारे टाइम में तो ऐसा था कि एक झापड़ पड़ जाता था सट से, चुपचाप बैठे, हाँ बोले 5 रुपए का सामान हो, हाँ, पड़ जाएगा, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। दूसरा एक जो बड़ा सवाल है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में भी पिछले कुछ सालों में लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। हालांकि जब ऑफिशियल से बात की जाती है तो ये होता है कि नहीं, कंट्रोल में है हर चीज, बट जो आंकड़े कहते हैं वो ये है कि लगातार भले 2% का या 4% का या 10% का इंक्रीज हो, लेकिन इंक्रीज हुआ है। तो इसका भी क्या इन्हीं सब रीजंस की वजह से है कि छत्तीसगढ़ का कुछ अलग मामला है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर भी स्पीड का ही मामला हर जगह हमको मिलता है। डेथ का अगर हम बात करें तो प्रति वर्ष 9% गाड़ियां सेल होती है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। सड़कों पर 9% की वाहन बढ़ रहे हैं प्रति वर्ष, और उस हिसाब से स्पीड, मेरा कहने का मतलब रोड साइज उस तरीके से शहरों के अंदर का या शहर के बाहर का नहीं बढ़ पाता। डेफिनेटली नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवेज में सुधार देखे जा रहे हैं, रोड का कंडीशंस पहले से बेटर हुआ है, पर अगर रोड कंडीशन अच्छी होती है तो यूथ उस पे स्पीड पे अगेन आता है। रीजन कुछ भी हो, स्पीड का एक जो क्राइटेरिया है वो हर उस एक्सीडेंट के साथ जरूर जाके मैच करता है जहां पर डेथ होती है। तो हम अगर इस बात को फिर पकड़ें तो हमें स्पीड को कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रित चलाना चाहिए। वाहन हमेशा जो निर्देश दिए गए हैं मोटर व्हीकल एक्ट धाराओं के अनुसार और उस सड़क के अनुसार वहां पर साइन बोर्ड्स बने रहते हैं कि आपको किस स्पीड पे चलना है। तो डेफिनेटली स्पीड एक मेजर रीजन है, और मैं चाहूंगा कि हमारे देश में इस स्पीड को कंट्रोल करके लोग अपने वाहन नियंत्रित चलाएं और डेथ कम हो। जैसा भी आपने कहा कि गाड़ियों की संख्या भी बढ़ रही है, तो एक तरफ जहां शहर में मतलब सड़कें चौड़ी नहीं हुई उस हिसाब से नहीं बनी, लेकिन अब सड़कों पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगने लगा है। हर घर में जितने व्यक्ति उससे ज्यादा गाड़ियां हो गई हैं एक तरीके से। अभी जो ट्रैफिक नियम है उसमें ऐसे क्या बदलाव, ऐसे क्या संशोधन करने की आवश्यकता है कि जो हमारा ट्रैफिक सिस्टम है, ट्रैफिक जैम्स भी नहीं लगे, एक्सीडेंट्स भी नहीं हो, लोगों को एक स्मूथ वे पैसेज मिले। ऐसे क्या नियम, क्या लगता है कि किन चीजों में चेंज करने की आवश्यकता है आपको? देखिए, मैं एक बार फिर बात छेड़ूंगा कि मैंने विश्व में लगभग 35 से 40 देशों का भ्रमण किया है, और वहां का रोड डिसिप्लिन को जब मैं देखता हूं तो मुझे बड़ा खराब लगता है कि हमारे देश में ये क्यों नहीं है। रीजन इसका फिर वही मैं कि गाड़ी की संख्या जिस हिसाब से बढ़ते जा रही है और रोड कंडीशन उस हिसाब से ठीक नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं मैं इसका दोष हमारे मैनेजमेंट और सिस्टम को भी देना चाहूंगा कि जो आरटीओ होता है उसे लाइसेंस देने के पूर्व पूरी जांच के साथ ही उन वाहन चालकों को लाइसेंस इशू करना चाहिए। यहाँ तो बिना लाइसेंस के भी लोग डेथ का कारण बन रहे हैं। और एक आश्चर्यजनक आपको डाटा मैं फिर शेयर करना चाहूंगा कि 2022 में जिनके पास लाइसेंस था उनका रोड एक्सीडेंट में डेथ 84% का रहा।
आप देख सकते हैं ये डाटा कितना जबरदस्त मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूं। लगभग 85% का जो परसेंटेज है ये उन व्यक्तियों का है जिनके पास वैलिड लाइसेंस था। तो कहीं ना कहीं आरटीओ इसमें जवाबदार है कि उन्होंने किस हिसाब से उन्हें लाइसेंस दिया। ये मेरा डाटा नहीं है, ये रोड और मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्ट का डाटा, आप लोग भी गूगल करना चाहें और देख सकते हैं कि इतना बड़ा डाटा जो 84-85% का वैलिड लाइसेंस के साथ में रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और उस पर डेथ हो रही है। तो ये एक आश्चर्यजनक चीज है। आरटीओ के कुछ नियम में ये भी रखना चाहिए कि उस परिवार को जिसको लाइसेंस दिया जा रहा है उसके पास गाड़ियां कितनी है, उसके घर में रखने की जगह है कि नहीं है, या उसके परिवार में कितने सदस्य हैं और उसको कितना लाइसेंस या आरटीओ को नंबर इशू करना चाहिए। तो ये तीनों चीजें आरटीओ के अधीन रहती हैं, लाइसेंस इशू करना और गाड़ी के नंबर देना, आरसी वगैरह। तो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ में ये दोनों चीजें आरटीओ के उसको ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी सड़कों में हो रहे मृत्यु दर को हम कम कर सके। जैसे अगर रायपुर की बात करें तो रायपुर में भी आज की डेट में ऐसा देखा जा रहा है कि एक तो सबसे पहले बात है सड़कें उतनी चौड़ी नहीं है और हम गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उस पर जो हैवी व्हीकल्स है, हालांकि परमिशन होते हैं कईयों के पास में, कईयों के पास नहीं भी होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक इशू बनता है ट्रैफिक जैम का और एक्सीडेंट्स का। तो उस पर सर क्या कहना चाहेंगे कि इनका क्या, किन लोगों को जो है उनको बिल्कुल गाड़ी अलाउ नहीं करनी चाहिए? नियमों का पालन हर वाहन चालक को करना चाहिए। अगर वो वाहन चालक संख्या कितनी भी क्यों ना हो, सड़क कैसी भी हो, अगर हम नियंत्रित वाहन चलाएं तो रोड एक्सीडेंट्स कम होंगे। जो नियम बने हैं कि जहां पर हैवी गाड़ियां का टाइमिंग्स रहता है उस टाइमिंग का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम नियमों का पालन करेंगे तो डेफिनेटली मैं समझता हूं कि एक्सीडेंट्स और जो जाम की स्थिति हमारे शहर में या हिंदुस्तान के किसी भी शहर में ये चीज की स्थिति तभी बन पाती है जब हम को लोगों को जल्दी रहती है, घर पहुंचने की जल्दी, ऑफिस पहुंचने की जल्दी, एयरपोर्ट जाने की जल्दी, ट्रेन पकड़ने की जल्दी। तो वो जल्दबाजी के कारण हम लोग कई बार उन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं और स्पीड उसमें से मुख्य कारण बनती है। और अगेन वही चीज कि रोड एक्सीडेंट्स और आंकड़ों को हम बात करें तो डेथ के आंकड़े उस कारण से बढ़ते हैं। लाइसेंस की जैसे आप बात करते हैं, लाइसेंस भी मतलब देखने को मिलता है कि लाइसेंस तो इशू कर देते हैं लेकिन प्रॉपर टेस्टिंग नहीं होती है कि जांच कर ले कि हाँ चलाने आता है कि नहीं आता है। हालांकि मेरा ये मानना है कि जितने लोगों को चलाने आता है वो लाइसेंस लेते नहीं है, जिनको नहीं आता है वही लाइसेंस लेते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। तो इसमें क्या कहेंगे सर? ये एक फैक्ट है, आप लोग ट्रैफिक से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते होंगे, कुछ यूनिक स्टोरीज मिलती होंगी। हमारी संस्था में ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को सड़कों पर खोया है और ये डाटा हमको वहां से भी पता चलता है कि जब रोड एक्सीडेंट होता है तो उनके पास वाहन का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन और लर्निंग लाइसेंस नहीं बल्कि परमानेंट लाइसेंस है, पर वो नियमों का उल्लंघन करते हैं। और नियम अगर पालन किया जाए तो मैं समझता हूं कि एक्सीडेंट्स भी कम होंगे और डेथ भी कम होगी। केवल नियमों का पालन करना है। जो मोटर व्हीकल एक्ट धारा रहती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी बनी हुई है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी बनी हुई है, दोनों का पालन हमेशा हो और ये सुनिश्चित करें कि हम किसी और को, कई बार ऐसा भी स्थिति बनती है कि हम तो बहुत सही चल रहे थे पर सामने से वो वाहन आके मुझे मार दिया। तो मतलब कोई ना कोई एक अनियंत्रित है। तो हर व्यक्ति को अपने आप के बारे में सोचे कि वो नियंत्रण पे चलाएगा और नियमों का पालन करेगा तो मैं समझता हूं कि आंकड़े काफी हद तक रिड्यूस हो सकते हैं। तो हमें अपने बनाए हुए मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करना चाहिए और हम अपने परिवार में स्वस्थ और सुरक्षित पहुंच सकें, इसका हमें इस जरिए से सुनिश्चित करना चाहिए। सर हम चाहेंगे कि एक ऐसी कोई कहानी, कुछ ऐसा एक वाक्य जो होता है ना कि एक इंस्पायर करता है लोगों को कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिससे एक परिवार पूरा बिखर गया, ऐसी कुछ कहानियां आप लोग करते रहते हैं कुछ ट्रैफिक के लिए, तो ऐसा कुछ स्टोरीज आती हैं आपके पास में, कोई ऐसी कहानी किसी व्यक्ति की? जी मैंने अभी बताया कि हमारे संस्था के कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने सड़कों पे खोया है। जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू रहते हैं क्योंकि वो बच्चा मेरा लाल 18 साल का था। आपने कई बार होर्डिंग्स में या न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे और वो बड़े भावुक हो जाते हैं और वो दिल से चाहते हैं कि किसी और के परिवार का बच्चा जो एक फ्यूचर का एक
परिवार के साथ साथ में देश का भी काम करने वाला है, वो अगर हम परिवार खोता है, राज्य खोता है, देश भी खोता है, तो वो नुकसान देखा जाए तो देश का है। तो मैं सबसे ये बोलूंगा कि स्टोरी तो सबकी रहती है, सबकी अपनी स्टोरीज होती हैं, बट जब हम उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं तो बड़े भावुक हो जाते हैं और इस चीज को हम लोग महसूस करते हैं। इसलिए हमारा पूरा परिवार जो संभव परिवार है, सुरक्षित भवा परिवार जो हमारा है, आज पिछले 10 वर्षों से लगातार उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है और उनको इस तरह की जानकारियां देते हैं कि आप कम से कम सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचे और देश को जीडीपी में नुकसान होने से बचाएं। सर, जैसे आपने बात की सुरक्षित भवा फाउंडेशन की, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ट्रैफिक को लेकर काम कर रही हैं, लोगों में अवेयरनेस को लेकर काम कर रही हैं, एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिफरेंटली लोगों को अवेयर करने का काम कर रही है? रायपुर शहर में हमारी इकलौती संस्था है जो मुख्य ट्रैफिक रेडियो चलाती है। ये चूंकि हमारा पैटर्न बना हुआ है कि हम इसको यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ, कॉपीराइट के साथ, ट्रेडमार्क के साथ हम इस काम को बड़ी हाईली प्रोफेशनल होकर गवर्नमेंट से परमिशन लेकर, नगर निगम और पुलिस विभाग से अप्रूवल और एनओसी लेने के बाद हम स्वयं के खर्च पर इस काम को करते हैं, क्योंकि ये काम बड़े दिल से किया जाता है। और इसमें जो हमारे मीठे मीठे जिंगल्स हैं वो आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। और उन जब रोड यूजर अपने रेड सिग्नल पर खड़ा रहता है तो वो जब सुनता है तो डेफिनेटली एक बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, 4 बार सुनेगा, तो 5वीं बार उसके जहन में आएगा कि वो किसी एक ऐसी चीज को सुन रहा है जो उसके साथ में भी कई बार बीतता है। छोटा मोटा एक्सीडेंट तो मैं समझता हूँ हर एक व्यक्ति के साथ में जो रोड यूजर रहता है उसके साथ घटित तो होता है, पर अगर वो उस चीज को छोटा को अगर महसूस कर ले और बड़े से बच जाए तो वो अक्लमंद व्यक्ति कहलाएगा। हमारी संस्था दूसरों से हट के इसलिए काम करी क्योंकि हम इकलौते हैं पूरे विश्व में जो इस काम को लगातार बिना रुके 365 दिन काम करते हैं। न केवल इतना, हम लोग पिछले 4-5 सालों से स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग क्लासेस भी जाते हैं, जहां पर हम उनको लाइव वीडियोस दिखाते हैं जो एक रोड एक्सीडेंट के बाद हमारे पास जो डाटा आता है, ताकि वो बच्चों को उसको दिखाया जा सके, अवेयर किया जा सके। उद्देश्य ये है कि वो बच्चा थोड़ा सा अगर डर जाए तो डेफिनेटली स्पीड को वो कंट्रोल करेगा। उसको हम याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ में भी कभी छोटी मोटी घटना सड़कों पे हुई होगी, तो उस वक्त हम बच्चों के हाथ ऊपर करवाते हैं तो 60-70% बच्चे ये बताते हैं कि उनके साथ ये घटना छोटी मोटी कई बार हो चुकी है। तो उनको याद दिलाते हुए हम उनको प्रॉमिस करवाते हैं, शपथ भी दिलवाते हैं कि आपको सड़क नियमों का पालन करना चाहिए। तो रूट लेवल पर और ग्राउंड लेवल पर भी हम लोग अब जाकर पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं और हम अपने जो प्रोजेक्ट मैंने बताया कि नाउ इंडिया विल नॉट डाई ऑन द रोड, उस मुहिम को हम लगातार करते जा रहे हैं। एक सर ये भी है कि जैसे सबसे ज्यादा डेथ हो रही है एक्सीडेंट्स में इंडिया में, क्या हमारे यहाँ टाइम पर इमरजेंसी सर्विसेज नहीं पहुँच पा रही हैं, या कितने देर में वो अगर उनको प्रॉपर इलाज मिल जाए तो जानें बच सकती हैं? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है। रोड एक्सीडेंट के बाद एक गोल्डन आवर होता है, उस गोल्डन पीरियड में अगर हम उसका इलाज सही वक्त पे चालू कर दें तो वो व्यक्ति बच सकता है। तो गोल्डन पीरियड में जो हम कई बार देखते हैं कि इग्नोर करके, हमारे सामने कोई एक्सीडेंट हुआ 2-5 मिनट पहले और हम इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उनकी मदद कर सके। एम्बुलेंस आने में कई बार वक्त लगता है और फर्स्ट एड उसको नहीं मिल पाता, तो अगर आपके पास आपके वाहन में कोई फर्स्ट एड बॉक्स पड़ा है कार में, तो आप उसको देने का प्रयास करें। उसको सुनिश्चित करें कि वो एम्बुलेंस आते हैं तो उसको वहां पर एम्बुलेंस में उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए, फर्स्ट एड हो जाए, उसका इलाज चालू हो जाए। उसके परिवार वालों तक का भी अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति जो उनके परिवार तक पहुंच सके तो उस परिवार के लोगों को इन्फॉर्म भी अगर मिल जाती है सही समय पे तो भी उसका इलाज चालू हो सकता है। इसलिए हम लोग, हमारी संस्था पिछले 6 वर्षों से इन केस ऑफ इमरजेंसी कार्ड भी फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है, और जिससे कि वो लाइसेंस के साथ में अपने रखे, जेब में रखे, और उस आइस कार्ड के थ्रू, इन केस ऑफ इमरजेंसी कार्ड के थ्रू परिवार के 2 लोगों का नंबर उसमें चूंकि रहता है तो वो उसका इस्तेमाल हो और परिवार के लोग उस जगह तक, हॉस्पिटल तक तुरंत पहुंच के उसका इलाज चालू कर सके। इसमें गवर्नमेंट काफी आजकल सपोर्ट करती है। ऐसे लोगों को जो लोग मदद करते हैं उनको कलेक्टर महोदय की तरफ से कुछ इनाम राशि का भी प्रावधान किया गया है। लगभग मैं समझता हूँ 5,000 रुपए का प्रावधान है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है।
तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हमेशा मददगार बने जो रोड एक्सीडेंट में विक्टिम हो चुके हों, और उनके गोल्डन आवर पे उनका इलाज चालू हो जाए और देश का जीडीपी का नुकसान ना हो। सर, एक मैसेज यूथ के लिए जो आज की डेट में ओवर स्पीडिंग करते हैं या हेलमेट लगाने से बचते हैं, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, मतलब ट्रैफिक सिग्नल जंप करते हैं, उन्हें क्यों इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ये सब करना सिर्फ उनके लिए नहीं, सिर्फ परिवार के लिए नहीं, अड़ोस पड़ोस दोस्त यार सबके लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान बन सकता है? जी, जो हमारे देश का एक पूंजी है जिसको हम लोग यूथ कहते हैं, ये युवा वर्ग को थ्रिल बहुत पसंद है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जान से ज्यादा कीमती चीज कुछ नहीं होती। अगर जान है तो जहान है, इस चीज को समझें। थ्रिल कहीं और दिखा दें, कहीं और कर लें, प्रैक्टिस कर लें, पर रोड पर आप लोग अक्सर देखते होंगे रनवे समझ के अपने वाहन को चलाया जाता है, खासकर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर भी चलाया जाता है, लेकिन नियंत्रित चलाएं, दूसरों का ख्याल रखें। आप लोग कई बार वॉच करते होंगे, कुछ 2 व्हीलर सांप की तरह चलाते हैं सड़कों पे, तो हमें सांप की तरह नहीं चलाना है। ये वाहन है जो आपकी और दूसरों की रक्षा करता है और आपको गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने में मदद भी करता है। तो ऐसे समय में थ्रिल यहां नहीं दिखाएं, थ्रिल दिखाने की कई और जगह है। सड़कों पर थ्रिल दिखाने से आपकी जान के साथ साथ दूसरे की, जो निर्दोष व्यक्ति है, उसकी जान भी जाती है। तो ऐसा अपने परिवार का और अपने देश का नुकसान ना करें। स्पोर्ट्स बाइक का क्रेज यूथ में बढ़ा है बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं वो एक स्टंट और इन सब चीज़ों की वजह से भी एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं, ना सिर्फ उनके, बाकी आसपास से जाने वाले लोग भी कई बार शिकार हो जाते हैं। इनके कुछ आंकड़े हैं कि स्टंट और ये स्पीड बाइक जो है या स्पोर्ट्स बाइक हैं, उनके वजह से कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं पिछले 1 साल में? पिछले 10 वर्षों के एक डेकन की बात करूंगा, को स्पोर्ट्स बाइक्स लोगों की चाहत बन गई है। यूथ को स्पोर्ट बाइक ही पसंद है। कॉस्ट भी मैटर नहीं कर रहा, फाइनेंस करा लेते हैं और बड़े आसानी से उस बाइक को ले लेते हैं। मैं उनको बाइक को लेने के लिए मना नहीं कहूंगा, लेकिन उसको चलाने का जो तरीका है उसको हमें पालन करना चाहिए। रोड सड़क मार्ग इस्तेमाल करते वक्त जो भी नियम बने हुए हैं उनका पालन करना चाहिए। अगेन, थ्रिल इज नॉट गुड फॉर एनीवन, तो थ्रिलिंग उसके साथ ना हो। इसके लिए एक्सपर्टाइज्ड जो होते हैं, उस बाइक राइडर्स जो होते हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा इन सभी चीजों का ध्यान करते वक्त वो अपनी रक्षा सुरक्षा का ध्यान रखें, हेलमेट का इस्तेमाल करें और जो भी सेफ्टी के नॉर्म्स बने हुए हैं उनका पालन करते हुए ही इस बाइक पर राइड करें। तो बाइक राइडर्स, आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आपके साथ साथ आप किसी निर्दोष व्यक्ति की जान ना ले लें, तो ये पाप आपके ऊपर ना आए, इस चीज का आपको ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। और मैं अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें। आप न सिर्फ सुरक्षित रहेंगे, आपके आसपास वाले सुरक्षित रहेंगे और आपके परिवार के साथ ही इस देश का भी भला होगा। देखते रहिए सोशल मीडिया संवाद। धन्यवाद।